दोस्तों बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या जुबिलेंट फूड एक अच्छा बाय है। जुबिलेंट फूड का फ्यूचर क्या रह सकता है। जुबिलेंट अच्छा, सफायर अच्छा, देवानी अच्छा कि बारबेक्यू अच्छा। क्या जुबिलेंट डेप फ्री कंपनी है कि जुबिलेंट में बहुत डेप बड़ी है। ऐसे बहुत से प्रश्न दोस्तों लोगों के दिमाग में होते हैं। और जब शेयर चल रहा होता है तब लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, उन्हें लगता है सब कुछ अच्छा है। और जब शेयर करेक्शन में आता है तो लोग भराए हुए होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आने वाले 20 मिनट में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में इंडिया में जानेंगे, कैसी रही और इंडिया में कैसा फ्यूचर रहेगा। क्या नए आउटलेट के ओपनिंग, नई कंपनियों का आना इनके लिए खतरा रह सकता है। ये सारी चीजों की जानकारी लेंगे, साथ में जुबिलेंट फूड के टोटल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के डेटा के साथ। तो ये कौन डिस्कस करेगा हमारे साथ। दोस्तों हमारे बीच में है पाटन के डॉक्टर धवल शाह, जो कि खुद एक रेडियोलॉजिस्ट है और बरसों से स्टॉक मार्केट में एक निवेशक है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने खुद ने शेयर बाजार में निवेश करना सीखा भी, एनालिसिस करना सीखा। और आज उसी का एक बहुत बढ़िया रूप हमारे सामने प्रेजेंट करने वाले। तो चलिए हम लोग धवल भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि जुबिलेंट फूड का डेटा हमारे साथ प्रेजेंट करें और हम सब लोग शांति से नोट करेंगे और कुछ भी क्वेरी हो तो उनके साथ रेस करेंगे। राइट, सो वेलकम धवल भाई। थैंक यू सर। दोस्तों आज हम जुबिलेंट फूड वर्क्स के Q2 और H1 फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं मिस्टर पीयूष पटेल सर, जो कि प्रॉफिट फॉर्मेट के डायरेक्टर है और हमारे टीचर है, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ये सब हम कर पा रहे हैं और काफी अपग्रेड हुए हम पहले से। दोस्तों इंडियन जीडीपी की बात करें तो ऐसा फोरकास्टिंग है कि आने वाले 2025 फाइनेंशियल ईयर तक 10.7% से अपना इंडिया का जीडीपी ग्रो करने वाला है। और जो अपनी आज की कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, वो बिलोंग करती है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से और फर्दर अगेन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी ये चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट से बिलोंग करती है। तो ये चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट का ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 20% से होगा, ऐसा अनुमान है 2025 तक। मतलब ये जीडीपी से बहुत ज्यादा बड़ी फिगर है, इसीलिए हमें ये इंडस्ट्री को प्रेफर किया है। दोस्तों अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एट प्रेजेंट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का टोटल मार्केट कैप 78,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। उसमें से अकेले जुबिलेंट 36,000 करोड़ का तो मार्केट कैप वो कंट्रीब्यूट कर रही है, जो कि पूरी इंडस्ट्री का 46% हो रहा है। उसके बाद में देवयानी, सफायर, बर्गर किंग, बारबेक्यू, कॉफी डे, स्पेशलिटी, पिकोस एंड ब्रिटली जैसी कंपनीज है। अब दोस्तों टोटल सेल की बात करें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के तो वो 11,400 करोड़ के आसपास है करीब। अगेन उसमें लायंस है जुबिलेंट फूड का है, जो 4,396 करोड़ है, जो टोटल सेल्स का 38.6% हो रहा है। सेकंड रैंक पे देवयानी आती है, उसके बाद में फिर बहुत सारी कंपनी। अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 194 करोड़ हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी कंपनी जैसे कि बिडली, पिकोस, बारबेक्यू, कॉफी डे, आरबीए मतलब अपना बर्गर किंग, ये सारी कंपनी अभी नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है प्रॉफिट का, मतलब लॉस कर रही है सर। जब अपनी जुबिलेंट फूड सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में हाईएस्ट 418 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, मतलब पूरा प्रॉफिट का लायंस आ रहा है जुबिलेंट फूड से। करंट ईयर के कंपाउंड एवरेज ग्रोथ सेल्स की बात करें तो जुबिलेंट फूड का हो रहा है 33%। 5 साल का कंपाउंड एवरेज ग्रोथ जुबिलेंट फूड का देखें तो 11.2% है और 12 साल का एग्रीगेटेड देखें तो 20% आ रहा है। मतलब ये 12 साल का ग्रोथ है हमें दिखा रहा है कि ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है 12 सालों से पिछले। मतलब उसका आईपीओ का लॉन्चिंग टाइम था 2010, तो पूरे आईपीओ लॉन्चिंग टाइम से टोटल सेल्स में 20% का ग्रोथ, मतलब बहुत बड़ी बात है। दूसरे यहाँ पे आपने आगे की स्लाइड में देखा कि बिडली का प्रॉफिट नेगेटिव था, पर अभी सेल्स देख रहे हैं तो आपको 200% का सेल्स दिख रहा है। दोस्तों ये इसलिए दिख रहा है ड्यू टू कोविड के टाइम में और वॉर और वो सब टाइम के अंदर ये सब के सेल्स इतने कम हो गए थे कि लो बेस की इफेक्ट की वजह से जब मार्केट चालू हुआ तब उसके ग्रोथ इतने ज्यादा दिख रहे, रियल में इतने ग्रोथ है नहीं इन सब। दोस्तों अब जो इंडिया में लीडिंग चेन क्यूएसआर सिस्टम में जो भी कंपनीज है उसमें डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, केएफसी, पिज्जा हट, बर्गर किंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। पर इन सब कंपनीज और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन सब में तो टोटल डोमिनोज का ये नंबर ऑफ आउटलेट्स 18% है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। सेम में रेवेन्यू की बात करें तो मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू में भी डोमिनोज के फिगर आ रहे हैं 23%, जो पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। दोस्तों इंडियन मार्केट में ये डोमिनोज का एंट्री हुआ था जुबिलेंट फूड वर्क्स के थ्रू 1996 में। तब से लेके आज तक उसके मोर देन 1700, ये डेटा जो है 2021 तक है, तो उसमें उस टाइम पे 1360 स्टोर्स थे, रेवेन्यू इन बिलियन 32.68 थी। और अभी नंबर ऑफ सिटीज में पेनिट्रेशन देखे तो 293 सिटीज में पेनिट्रेशन 2021 तक डोमिनोज का हो चुका था। सेम वे पिज्जा हट का भी एंट्री 1996 में हुआ था, पर वो उसके मुकाबले बहुत ही पीछे है नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आउटलेट्स, रेवेन्यू एज वेल एज सिटी पेनिट्रेशन। फिर सबवे, केएफसी, मैकडोनाल्ड, वड़ा पाव, बर्गर किंग, जंबो किंग, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, पर वो जुबिलेंट के मुकाबले बहुत ही पीछे है। मतलब सेल्स के मुकाबले, नंबर ऑफ आउटलेट्स के मुकाबले, रेवेन्यू जनरेशन के मुकाबले और सिटी पेनिट्रेशन वाइज सब में जुबिलेंट फूड मतलब डोमिनोज लीड कर रहा है। दूसरे नंबर ऑफ आउटलेट्स के फिगर है अगेन 2011 में डोमिनोज के 378 आउटलेट्स से, जो बढ़ के अभी 2021 में 1360 हो गए।
उसके मुकाबले बाकी की कंपनीज के नंबर ऑफ आउटलेट्स बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पे डोमिनोज लीडर है। अब लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जुबिलेंट फूड का सबसे हाईएस्ट है जो कि 10% है। फिर करंट रेशियो वो जुबिलेंट फूड का आ रहा है 1%, ट्रेड रिसीवेबल्स 0.5%, मतलब लोएस्ट इंडस्ट्री में। फिर सॉल्वेंसी रेशियोस दोस्तों क्या होता है, वो जो नियर टर्म डेब्ट रहता है उसको पे करने की कैपेसिटी दिखाता है। तो जुबिलेंट फूड का 0.0 है, मतलब वो डेब्ट फ्री कंपनी है। डेब्ट इक्विटी रेशियो उसका ऑलमोस्ट 0 है, तो उसके ऊपर कोई डेब्ट नहीं है। अगेन डेब्ट रेशियो टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के मुकाबले कितनी है, तो जुबिलेंट फूड की हो रही है 0.9, मतलब 1% से कम है। डेब्ट इक्विटी रेशियो तो जुबिलेंट फूड का 0.0 है, मतलब सॉरी आईसीआर रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जुबिलेंट फूड का 4 है, जो पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, मतलब उसका डेब्ट पेइंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, 4 टाइम्स है। दोस्तों देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस, वो अभी 21% रिटर्न दे रहा है अपनी इक्विटी के मुकाबले। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी तो 3 टाइम्स है, जो पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। रिटर्न ऑन एसेट जो 9% है, मतलब पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, उसके एसेट के मुकाबले वो 9% रिटर्न दे रहा है। तो सब बात है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के बारे में, कंपनी के बारे में। ये जो स्लाइड दे रखी है उसमें आप देख पा रहे हो डोमिनोज, पॉपीज, डंकिन डोनट्स एंड हंक्स किचन, उसके सारे आउटलेट्स है। दोस्तों ये सारी ब्रांड्स जुबिलेंट फूड के अंडर में ही आती है। आप देख रहे हो कि कितने ब्यूटीफुल ये आउटलेट्स है। अब मैं जुबिलेंट फूड लिमिटेड यानी कि जेएफएल की बात करूं, कि इंडिया की लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है, जो 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी और जुबिलेंट भारतीय ग्रुप का एक हिस्सा है वो। दोस्तों जुबिलेंट फूड लिमिटेड ने डोमिनोज पिज्जा जो यूएस बेस्ड कंपनी है उसके राइट्स परचेस कर रखे हैं। वो राइट्स इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश और नेपाल ये कंट्रीज में रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए राइट्स जेएफएल के पास है। सेम वे डंकिन्स डोनट्स करके यूएस की एक ब्रांड है, उसके भी राइट्स जेएफएल ने इंडिया में रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए ले रखे हैं। उसके बाद में पॉपीज के भी, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके भी राइट्स इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसी कंट्री में स्टोर ओपन करने के लिए राइट जेएफएल के पास है। दोस्तों हाल ही में 2019 में हंक्स किचन करके एक ब्रांड है, जो खुद की ब्रांड है जेएफएल की, उसका लॉन्चिंग उन्होंने किया है और वो चाइनीज कजिन्स बनाती है। सेम वे सेबोस करके जो रेडी टू कुक सेगमेंट है, उसके भी राइट्स जेएफएल के पास है, उसकी खुद की ब्रांड है। अभी फिलहाल 2020 में उन्होंने एकदम बिरयानी करके एक नया ब्रांड चालू किया है, जो कि डिफरेंट वेराइटीज की बिरयानीज प्रोवाइड करती है। दोस्तों अभी इसके पास 6 पॉपुलर ब्रांड्स है, डोमिनोज, डंकिन डोनट्स, हंक्स किचन, एकदम बिरयानी, पॉपीज एंड सेबोस। डोमिनोज इसकी सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड है और ये सब जो है न्यू ब्रांड्स है, उसका अभी ग्रोथ बाकी है। दोस्तों ये 12 सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स अक्रॉस इंडिया जेएफएल के, इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, कैसे कोल्ड चेन के थ्रू अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में लाते हैं और वहां से आउटलेट्स के ऊपर 0 to 4 डिग्री मिनिमम कोल्ड चेन ट्रक्स के थ्रू अपने आउटलेट्स पे वो सप्लाई करते हैं। अब डोमिनोज पिज्जा की बात करूं तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड है जेएफएल की। एट प्रेजेंट 1701 स्टोर्स है पूरे इंडिया में डोमिनोज के एंड 51 स्टोर्स है श्रीलंका एंड बांग्लादेश में। दोस्तों दिल्ली में फर्स्ट स्टोर ओपन हुआ था 1996 में डोमिनोज का, अभी वो बढ़ के 1701 हो गए इंडिया में। फिलहाल लास्ट ईयर उन्होंने 230 नए स्टोर ओपन किए थे और इसी क्वार्टर में 81 टोटल स्टोर्स नए ओपन किए। उनका मिड टर्म टारगेट है मोर देन 3000 स्टोर्स ओपन करने का पूरे इंडिया में। दोस्तों उनका मोबाइल ऐप भी है जिसके जरिए वो लोग सेलिंग करते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में हाईएस्ट 9 मिलियन डोमिनोज ऐप इंस्टॉल हुई थी। उसके 40 स्टोर श्रीलंका में, 11 स्टोर बांग्लादेश में। दोस्तों अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नई नई रेसिपीज ढूंढते रहते हैं। फिलहाल ही गुजरात में उन्होंने नो ऑनियन नो गार्लिक पिज्जा लॉन्च किए और बांग्ला एंड ईस्ट इंडिया की नई फ्लेवर्स कोसा, कासुंदी एंड मलाई फ्लेवर्स पिज्जा में उन्होंने नई ऐड की है। दोस्तों ये दूसरी इंटरनेशनल ब्रांड है पॉपीज करके, जो कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। तो वो एक चिकन सैंडविच, स्पाइसी चिकन, चिकन तंदूर एंड ऐसी रीजनल आइटम्स बनाती है और उनके टारगेट है 20 से 30 नए स्टोर ओपन करने के इस साल में और मीडियम टर्म टारगेट है मोर देन 300 स्टोर्स ओपन करने के। फिलहाल उनके 8 स्टोर्स है पूरे इंडिया में। फिर दोस्तों डंकिन डोनट करके अगेन ये फॉरेन की ब्रांड है और उसके राइट्स जेएफएल के पास है। उन्होंने दिल्ली में 2012 में उनका फर्स्ट रेस्टोरेंट ओपन किया था। दोस्तों ये डोनट्स, कॉफी, बेवरेजेस, सैंडविच एंड अदर गुड्स प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल उनके 24 स्टोर्स है। हंक्स किचन उनकी खुद की ब्रांड है, जो 2019 में सबसे पहला रेस्टोरेंट ओपन हुआ था गुरुग्राम में। दोस्तों ये सिर्फ चाइनीज कजिन्स प्रोवाइड करती है और पूरे इंडिया में उनके 14 स्टोर्स है। फिर एकदम बिरयानी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानीज प्रोवाइड करती है। फिलहाल इंडिया में उनके 6 स्टोर है। दोस्तों ये नई नई ब्रांड है डंकी, हंक्स किचन एंड एकदम बिरयानी। उनमें वो ट्रायल एंड एरर से अच्छे जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले स्टोर्स को रखते हैं और बाकी जहाँ पे उनको लगे कि यहाँ पे ग्रोथ का उम्मीद नहीं है वो स्टोर्स बंद करते हैं। तो क्वार्टर 1 2022 में आप देख पा रहे हो कि 24 स्टोर्स है डंकिन डोनट्स के और अभी रिसेंटली क्वार्टर 2 में भी 24 स्टोर्स ही है। तो उन्होंने मीनवाइल ये क्वार्टर्स में 8 स्टोर ओपन किए
और 8 स्टोर बंद किए, इसकी वजह से नंबर ऑफ स्टोर सेम रहे, तो उसमें उनका क्लियर है कि जहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन ना हो, उस स्टोर्स को ऊपर करके मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिलती वो स्टोर्स वो लोग बंद कर देते हैं। सेम वे हॉन्ग्स किचन में भी क्वार्टर 1 में 12 स्टोर थे, वो बढ़ के 20 स्टोर हुए, मतलब कुछ स्टोर्स ओपन भी किए, कुछ बंद भी कर दिए, 6 स्टोर। तो उनमें अभी एट प्रेजेंट हॉन्ग्स किचन एंड एकदम बिरयानी के इंडिया में 20 स्टोर है। दोस्तों अगेन ये सेफ बोज है, वो रेडी टू यूज कुक सेगमेंट में है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस, ग्रेवीज एंड पेस्ट बनाता है, जो मेन बेस प्रोवाइड करते हैं बनाने के लिए। पूरे जेएफएल नेटवर्क का मैं फिगर आपको ये स्लाइड दिखाना चाहूंगा कि इंडिया में क्या सिनारियो है। तो डोमिनोज के 1700 स्टोर्स, ओपीज के 8, डंकीज के 24, हॉन्ग्स किचन के 14, एकदम बिरयानी के 6, मतलब इंडिया में टोटल ब्रांड्स के स्टोर्स हो गए 1755। श्रीलंका में डोमिनोज के 51 आउटलेट्स है। और दोस्तों एक डीपी यूरेशिया करके एक फॉर्म है जो लंदन बेस्ड लंदन एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। ये जेएफएल के उनके डोमिनोज के मतलब यूरोप, रशिया, मतलब ये रशिया में 827 स्टोर्स है और उसमें ये जेएफएल का 49% स्टेक है। कॉफी करके उसके भी 15 स्टोर्स है, मतलब वो टोटल 840 स्टोर्स में जेएफएल का 49% स्टेक है। तो टोटल आउटलेट्स हम काउंट करें तो 2646 आउटलेट्स जेएफएल के अंडर में आ रहे हैं। तो उससे कंपनी का की फोकस रहा है कि डोमिनेंट डोमिनोज, मतलब जो डोमिनोज है वो सबसे डोमिनेंट ब्रांड है उनकी, जितने हो सके उतने मैक्सिमम आउटलेट्स उनके हर ईयर बढ़ा रहेंगे। और दूसरा उनका की पिलर है इनोवेशन एंड वैल्यू फोकस, मतलब जो नई नई रेसिपीज वो लोग इनोवेट करते रहते हैं, वो अपने स्टोर्स में लॉन्च करते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली अपग्रेड होते रहते हैं। फिर तीसरा पिलर है ग्रो इंटरनेशनल, मतलब अभी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ऐसी कंट्रीज में भी ये इस कंपनी ने इंटरनेशनल ग्रोथ, मतलब अपने स्टोर्स को बढ़ाना चालू कर दिया है। फिर चौथा पिलर है डिजिटल एंड डेटा स्ट्रेंथ, मतलब वो अभी एप्लीकेशन के थ्रू भी, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मीडिया के थ्रू भी अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। ये इसका चौथा पिलर है। और दूसरा पांचवा मेन पिलर है बिल्ड न्यू ब्रांड पोर्टफोलियो, मतलब डोमिनोज की तो उनकी मेन ब्रांड है ही, उसके साथ साथ ये नई 5 ब्रांड्स है, उसका पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे करके उनको मजबूत करना है। तो ये उनके की फोकस एरियाज है। अब नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें तो 2010 में डोमिनोज के 300 स्टोर्स थे, जो बढ़ के अभी फिलहाल रिसेंट क्वार्टर में 1701 स्टोर्स हो गए, मतलब पिछले 12 साल में 5 टाइम्स नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़े। और कंपाउंड एवरेज ग्रोथ की बात करें तो 14.5% से ये ग्रो हुआ है। अब सेल्स की बात करें तो 2010 में टोटल सेल्स था 4075 करोड़, जो बढ़ के 4396 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले 12 साल में 9 टाइम्स बढ़ा है। और कंपाउंड एवरेज ग्रोथ के तरीके से देखें तो 20% से बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 33 करोड़ का प्रॉफिट था 2010 में, जो बढ़ के अभी 418 करोड़ का हो गया है, जो पिछले 12 सालों में 13 टाइम्स बढ़ा है। और कंपाउंड एवरेज ग्रोथ की तरीके से देखें तो 23.5% का प्रॉफिट ग्रोथ है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व पिछले 12 सालों में 20 गुना हुए हैं और 28% कंपाउंड एवरेज ग्रोथ से बढ़े, वो 92 करोड़ से बढ़ के 1812 करोड़ हो गए अभी। दोस्तों अभी करंट रेट देखते हैं तो करंट रेट सेल्स में 42% 9 मंथ पे था, वो गिर के H1 में 27% दिखा रहा है। और हमारा एस्टिमेशन है फाइनेंशियल 2023 में वो 20% रहेगा। सेम वे प्रॉफिट की बात करें तो 9 मंथ में 158, जो कि लो बेस की इफेक्ट की वजह से था, वो अभी H1 में 30% है। और हमारे एस्टिमेट 18% से प्रॉफिट बढ़ेंगे 2023 में। दोस्तों इन्होंने अपने मार्जिन 9 और 10% के आसपास मेंटेन रखे, हमने एस्टिमेट रखा है 2023 का 9% का। दोस्तों हम कंपेरेटिवली देखें तो ये चारों क्वार्टर में H1 में हमें 27 एंड 30% के सेल्स एंड प्रॉफिट दिख रहे हैं, वो कम है प्रीवियस क्वार्टर से। तो उसका रीजन मैं आपको आने वाली अगली स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि ये क्यों कम हुए। दोस्तों LFL ग्रोथ करके टर्म है जिसको बोलते हैं लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, वो नॉन स्प्लिट स्टोर्स, जो उनके पुराने स्टोर्स है उनका ग्रोथ दिखा रहा है। तो हाल ही में क्वार्टर 2 में फाइनेंशियल 2023 के LFL ग्रोथ आ रहा है 8.4%, मतलब उसके पुराने स्टोर ग्रो नहीं हो रहे, उनको जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो उनके नए स्टोर से आ रहा है। तो ये कम हुआ है, उसकी वजह से हमें ये सेल्स एंड प्रॉफिट में गिरावट दिख रही है। दोस्तों मैंने इंटरनेशनल ग्रोथ की बात की थी, वो उनका एक पिलर है। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में उन्होंने सेल्स ग्रोथ 37% से बढ़ाया है क्वार्टर 2 में। बांग्लादेश की बात करें तो अगेन बांग्लादेश में उन्होंने अपना सेल्स ग्रोथ बढ़ाया 42% से, मतलब श्रीलंका बांग्लादेश दोनों कंट्री में ये डोमिनोज पिज्जा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों मैं अब एक्सपेंस की बात करना चाहूंगा थोड़ा डिटेल में। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट 25% कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल एक्सपेंस में, और एम्प्लॉय बेनिफिट्स 19% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड अदर एक्सपेंसेस 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसमें से जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है 35%, अदर एक्सपेंसेस में 29% की ग्रोथ हुई है, और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें सबसे ज्यादा 35% की ग्रोथ हुई है। इसके जरिए उनके प्रॉफिट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ी है, मतलब ये दोनों में सेगमेंट रॉ मटेरियल एंड अदर जो एक्सपेंस है वो सेगमेंट में सेल्स से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है, उसकी वजह से प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आई है। तो उसको इसको कम करने के लिए उन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट्स 20% से ही बढ़ाया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2010 में जब आईपीओ लॉन्च हुआ था उस टाइम पे प्रमोटर का स्टेक था 62%। अभी रिसेंटली लेटेस्ट क्वार्टर में प्रमोटर का स्टेक है 41.9%, मतलब प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है। जब एफपीआई की बात करें तो एफपीआई का मार्च 2010 में स्टेक था 21%, वो बढ़ा के उन्होंने 28% किया है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंकिंग
एंड एनबीएफसी जैसी का बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक 8.8% से बढ़ा के 19.9% किया है। रिटेल सेगमेंट में भी 8% से 9.5% का स्टेक बढ़ा है उनका भी। दोस्तों फ्यूचर एस्टीमेट की बात करूं तो सेल्स के एस्टिमेशन 5200 के आसपास है 2023 के, जो 2025 में 7500 करोड़, 2030 आते आते 15000 करोड़ और 2035 आते आते सेल्स हो जाएंगे 30,000 करोड़। सेम वे प्रॉफिट में 2023 का एस्टिमेट 475 करोड़ है, जो 2025 में 684 करोड़, 2030 आते आते 1300 करोड़ और 2035 आते आते 2700 करोड़ के आसपास रहेंगे प्रॉफिट। अब ईपीएस की बात करें तो 2023 का ईपीएस का एस्टिमेशन है 7 रुपीज का, 2025 का 10 रुपीज, 2030 का 26 एंड 2035 आते 65 का ईपीएस रहेगा। फेयर वैल्यू की बात करें तो 2023 में 362 रुपीज, 2025 में 521 रुपीज और 2030 में 1200 और 2035 आते आते 3200 रुपीज का ये फेयर वैल्यू हो जाएगा। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो उसका बाइंग लेवल बन रहा है 490 रुपीज के आसपास और उसके मिड टर्म टारगेट है 970 रुपीज। दोस्तों पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो 3 to 4% का पोर्टफोलियो में एलोकेशन आप रख सकते हो। दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो इसके आईपीओ जब आया था उस टाइम पे उसका प्राइस था 140 रुपीज और फिलहाल में इसका प्राइस हो रहा है 555 रुपीज। अभी उन्होंने रिसेंटली 1:5 का वो भी दिया है स्प्लिट दिया था, 2 डब्बा स्प्लिट दिए उन्होंने, तो टोटल उनका ग्रोथ में देखें तो मोर देन 40x का ग्रोथ उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, उसके साथ में डिविडेंड भी दिया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 20% से ये टोटल सेल्स ग्रोथ 2023 में आने की उम्मीद है। मार्जिन करीबन 9% के रहेंगे। करंट रेशियो उसका अभी 0.8 है, ट्रेड साइकिल्स 0.45% है। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो 0 हो रहा है, डेट रेशियो 0 हो रहा है, आईसीआर 4.3 टाइम्स है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें तो आरओई 22.9 बन रहा है लेटेस्ट, आरओपी 3.6 है, रिटर्न ऑन एसेट 9% है, आरओसी 11.3% है। उसका फॉरवर्ड पी बन रहा है दोस्तों 79, जो कि अभी काफी लो पी पे आपको मिल रही है शेयर। उसका यील्ड बन रहा है 1.2%, बुक वैल्यू बन रही है 31.3 की, प्राइस टू बुक वैल्यू 18 है एंड पैक रेशियो 2.9 है। दोस्तों ये साइड में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉरवर्ड पी जो 79 है उसका रेंज पी का इस साल लास्ट ईयर का पी का रेंज था 78 से लेकर 140 तक का, मतलब ऑलमोस्ट अपने लो पी के ऊपर ये आपको अवेलेबल है, तो ये बाय करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा, इट्स अ स्टूडेंट प्रेजेंटेशन फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, प्लीज टेक योर वैल्यूएबल डिसीजन थ्रू योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। या धवल भाई, इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया आपने पूरी डेटा स्टडी बताई, और जो मैंने आपके पूरे प्रेजेंटेशन से जाना कि जितने भी रेस्टोरेंट्स इंडिया में आजकल हम लोग नए नए आईपीओ से देख रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है नया आईपीओ है। जुबिलेंट ने आईपीओ मतलब ये 10 साल में, हम तो वैसे आईपीओ के समय से इन्वेस्टर है, पिछले 10 साल में इसने 20-25 गुना करके दी। तो लोग सोचते हैं जो नया आईपीओ आया वो भी ऐसा करके देगा, और वो ये सोच के नई नई कंपनी में जाते हैं। पर सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी कंपनी आई थी एक साथ, अप्रोक्सीमेटली ये सब एक ही समय के दौरान आई। पर क्यों आज कुछ कंपनी बहुत आगे है और कुछ कंपनी बहुत पीछे है? दोस्तों ये उनके अपने मैनेजमेंट की वजह से। दोस्तों आज डोमिनो पिज्जा एक लेवल पे पहुंची है तो उसके पीछे भी बहुत से कारण है, राइट? तो जब हमें ऐसी कंपनी मिले जो ग्रोथ के समय ग्रोथ करे, तो और क्या चाहिए। कोविड में भी बढ़िया इनका परफॉर्मेंस था। जरूर दोस्तों हम आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा। डोमिनो पिज्जा, डोमिनो के साथ दूसरी जो सब ब्रांड्स बताई भी डबल भाई ने, वैसे देखा जाए तो दूसरी सब ब्रांड में इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं जो एक इनकी नेगेटिविटी। ये हाईली सक्सेसफुल है डोमिनो में, पर अदर जितनी भी ब्रांड इन्होंने लॉन्च की अभी तक कोई भी ब्रांड में ऐसा नहीं कह सकते कि इनको जबरदस्त सफलता मिली है। तो इन्वेस्टर भी वेट कर रहे हैं कि कैसे ये लोग धीमे धीमे दूसरे में भी आगे बढ़े। देखो डोमिनो में तो बढ़ गए, करीबन मेरे को लगता है अभी धवल भाई ने 293 सिटी गए थे ना धवल भाई? हाँ सर। 293 सिटी का मतलब क्या? इंडिया में 4000 शहर, 4000, जिसमें 300 सिटी 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले। तो मतलब ये 293 का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये लोग 1 लाख पॉपुलेशन वाले सिटी तक पहुंच गए हैं, जो कि यहां तक पहुंचना दूसरी सब ब्रांड के लिए भी बहुत दूर की बात। सबने साथ में शुरू किए पर ये 1 लाख तक पहुंच गए। अभी तो बहुत बड़ा भारत है, जस्ट अंदाजा लगाओ यूएस इतना बड़ा है, राइट? फिर भी आज मैकडोनल्ड की रेस्टोरेंट आपको यूएस में कोई भी कोने में जाएंगे 200 किलोमीटर के अंतर में कहीं पे भी चले जाए 200 किलोमीटर में एक मैकडोनल्ड मिलेगा। क्या अभी ऐसा इंडिया में हुआ है डोमिनो या कोई भी ब्रांड? बिल्कुल नहीं। तो अभी तो आने वाला समय में हम यही पेनिट्रेशन इंडिया में देखेंगे। कहाँ 30 करोड़ का पॉपुलेशन, कहाँ 130 करोड़ का पॉपुलेशन। ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इंडिया में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है। अभी भी हम ये कह सकते हैं दुनिया भर में 15 दिन में कहीं ना कहीं एक रेस्टोरेंट ओपन हो रही है मैकडोनल्ड की, 15 घंटे में, सॉरी। तो कितना डेवलपमेंट है। तो कोई ये ना सोचे कि 10 साल हो गए इंडिया में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, अब क्या। अरे अभी तो अपनी बाजी शुरू हुई है। आने वाले 2-3 दशक हम इसमें जबरदस्त ग्रोथ देखेंगे। जुबिलेंट सफल हुए, डोमिनो के साथ उन्होंने जो दूसरी 5-6 ब्रांड किए, 1-2 ब्रांड में भी
तो सोचो जितनी डोमिनो है उतनी वो ब्रांड, सफलता आने दो और धीमे धीमे ये लोग दूसरी ब्रांड में भी भारत भर में पेनेट्रेट करेंगे। इतना जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद ये डेब्ट फ्री स्टेटस मेंटेन कर पाए। सोचो यूरोप में इन्होंने दूसरे 50% रेस्टोरेंट पे अपना कब्जा जमा लिया, मतलब भारत में जितने उसके 50% अभी इंटरनेशनल हो गए। चैलेंजिंग है अभी वहां, अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी ह्यूज, पर आने वाले समय में हम वो भी आपको कंट्रीब्यूटर देखेंगे। तो डेफिनेटली अभी कुछ चैलेंजेस की वजह से शेयर करेक्शन में है दोस्तों। ऐसे करेक्शन के दौरान अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं तो ये आने वाले समय का एक मल्टी ईयर रैली का कैंडिडेट हमारे लिए हो सकता है। कंसिस्टेंट डिविडेंड में दे सकता है, कंसिस्टेंट इनकम दे सकता है, नो डाउट अबाउट इट। बट हम कह रहे इसलिए नहीं, अपने हिसाब से डेटा स्टडी करके दोस्तों आप लोग डिसीजन ले सकते हो, राइट। सो इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन फ्रॉम धवल भाई। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया अभी आप लोग कि जुबिलेंट फूड की कुछ क्वेरी थी लोगों की, लोग पूछ रहे थे कि जुबिलेंट फूड अच्छा बाय है। मुझे लगता है ये क्वेरी क्लियर कर दी होगी धवल भाई ने। क्या फ्यूचर जुबिलेंट फूड का, तो ये भी धवल भाई ने बताया कि हम 30,000 तक का टर्नओवर उम्मीद करेंगे आने वाले दशक में। तो जब टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और मार्जिन और इंक्रीज हो, क्या मैं जुबिलेंट फूड बाय कर सकता हूं? डेफिनेटली। क्या ये डेट फ्री है? ये भी बहुत लोगों की क्वेरी रहती है। यस, आपको फाइनेंस में जो डेटा दिखता है वो इनके लीज का डेटा है। इनका आईसीआर डाउन है क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई इंडस्ट्री मिलेगी नहीं जिनका आईसीआर हाई होगा, क्योंकि इनके केस में लीव्स एक बड़ी लाइफ। तो आप इसको ये नहीं मानना कि उनकी डेप्थ। जुबिलेंट क्यों गिर रहा है उसका भी बहुत बढ़िया आपको डेटा बताया। देखो 79 का पी धवल भाई ने बताया और अभी ग्रोथ 35 का है। आपका पेग रेशियो डबल का, जितना पी है उतना ग्रोथ नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। कुछ चैलेंजेस है, दूसरी कोई जो रेस्टोरेंट इनकी ओपन होती जा रही है वहां इतने सफल नहीं हुए। देखो डोमिना में ये हाईली सक्सेसफुल है, ये डोमिनो के जितने खोलते जाएंगे सफलता मिलती जाएगी। दूसरी जो चेंज है वो इनकी तरह एक में ही है, पर ये जो दूसरी जगह सफल होंगे कमाल हो जाएगा, राइट। सो यस, नो नीड टू वरी एंड वंडरफुल कंपनी, राइट। सो धवल भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन और मुझे पूरी उम्मीद है लोगों की क्वेरी से क्लियर हुई होगी, राइट धवल भाई। Thank you, sir. तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।